देखिए, तो आज का प्रोडक्ट है कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क, CR इंश्योरेंस। आज इंग्लिश मीडियम में हम बोल पाएंगे या नहीं? कल किसी को परेशानी हुई थी क्या इंग्लिश मीडियम में? और ऑल ऑफ यू आर ओके विद द इंग्लिश? हाँ सर, मिक्स कर दीजिएगा। बिहार से लोग को दिक्कत हो रही है सर, समझ में नहीं आया था लोगों को कल सर हमारे इधर से। ओके, ठीक है। आज हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करेंगे। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट समझना जरूरी है। चलिए प्रोडक्ट शुरू करते हैं आज का कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट या सिविल प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। इनमें ज़्यादातर सिविल नेचर के होते हैं, कुछ इरेक्शन प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो CR पॉलिसी का कहाँ यूज होता है यह आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी जगह या हर प्रोजेक्ट में CR पॉलिसी को नहीं दिया जा सकता। अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी मांगता है और CR की डिमांड रखता है तो पहले आपको समझना होगा कि क्या यहाँ पर CR पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। अभी आप ये देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी की जरूरत कहाँ होती है ये आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जहां भी कोई ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू है या कोई इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है या कोई मशीन एंड इक्विपमेंट इन प्रोजेक्ट ऑपरेशन में है, वहां इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। और ये इंजीनियरिंग इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए लिया जाता है किस प्रोजेक्ट को कोई इकोनॉमिक लॉसेज ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो बेसिकली इंजीनियरिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉसेज को सेफगार्ड करता है। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में वैरायटी ऑफ पॉलिसीज होती है, वाइड रेंज ऑफ रिस्क, क्योंकि सारी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, चाहे वो इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, सभी को सेफ्टी चाहिए। और इस इंडस्ट्री में क्रिएशन होता है, काफ़ी डिजाइनिंग होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं। तो इन सभी में रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो इन सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी रिस्क हैं वो सब इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में कवर की जाती हैं। इसलिए इंजीनियरिंग की ज़्यादातर पॉलिसी ऑल रिस्क पॉलिसी होती है। ऑल रिस्क के मायने होते हैं कि सारी रिस्क कवर होती है केवल एक्सक्लूजन के अलावा। अब CR पॉलिसी कहाँ देंगे आप और क्यों देंगे आप? क्या होता है कि इंडिया जैसा एक कंट्री है, ये आज की डेट में बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उसको कहा जाता है जहां पर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हो। ये रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या होते हैं? जैसे किसी कंट्री में बहुत तेजी से रेलवे चल रहा हो, इंडस्ट्रियल यूनिट बढ़ रही हो, हाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ रही हो, डैम्स बन रहे हो, फ्लाईओवर बन रहे हो, पावर प्लांट लग रहे हो, और इसी तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उस इकोनॉमी को कहा जाता है कि रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जहां भी रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे वहां मटेरियल रिस्क भी बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ डैमेज भी बढ़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को, मशीनरीज को, कंस्ट्रक्टेड पोर्शन को
किसी भी तरीके से लॉस हो सकता है, चाहे वो एनवायरमेंटल कारण से हो या मैनमेड कारण से हो या डिवाइन पेरिल से हो, लॉसेस हो सकते हैं। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब लॉसेज होंगे तो बहुत हैवी लॉसेज होंगे, तो इन हैवी लॉसेस को सेफ गार्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सॉल्वेंस पॉलिसी दी जाती है। इंजीनियरिंग में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं पॉलिसीज की, जिनमें दो तरीके की पॉलिसियाँ होती हैं। पहली तो एनुअल पॉलिसी। अब इन एनुअल पॉलिसीज में कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांटर मशीनरी यानी CPM, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, वाटर एंड प्रेशर प्लांट, ये सब एनुअल पॉलिसीज हैं। लेकिन दूसरी तरीके की पॉलिसी होती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर्स और इरेक्शन ऑर्डर्स पॉलिसीज होती हैं। तो ये दोनों तरीके की पॉलिसी इंजीनियरिंग क्लास में चलती है, एक एनुअल, दूसरी लॉन्ग टर्म। एनुअल में CPM, EI, MBD, बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट, और लॉन्ग टर्म में CAR और EAR। तो ये एक बड़ा ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो वो फेज वाइज है। दो फेज होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन फेज और दूसरा ऑपरेशन फेज। अब कंस्ट्रक्शन फेज में पीरियड पॉलिसीज या वन टाइम पॉलिसीज होंगी, जो कि लॉन्ग टर्म की होती है नॉर्मली, जैसे CAR, EAR, मैरिन करेक्शन, एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट या डिले इन स्टार्टअप। ये दोनों एक ही पॉलिसी के नाम है, एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड डिले इन स्टार्टअप। तो ये कंस्ट्रक्शन फेज की पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी जो होती है ऑपरेशन फेज की, ये पॉलिसी नॉर्मली एनुअल पॉलिसी होती है, जैसे कि मशीनरी ब्रेकडाउन, प्रेशर प्लांट, मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, डिटेरियोरेशन ऑफ स्टॉक। तो ये वही जो एनुअल पॉलिसीज है वो ऑपरेशनल फेज में आती है। लेकिन जो वन टाइम पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, वो कंस्ट्रक्शन फेज में आती है। क्योंकि आप किसी भी प्रोजेक्ट बनाने चले हो, जैसे कोई सीमेंट प्लांट लग रहा है या कोई पेपर प्लांट लग रहा है या कोई बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है या कोई बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, तो हो सकता है प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट हो, 3 साल में कंप्लीट हो, 4 साल में कंप्लीट हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट को वन टाइम पॉलिसी दी जाती है, जिसको पीरियड पॉलिसी भी कहा जाता है, और ये फेज कंस्ट्रक्शन फेज कहलाता है। लेकिन जब उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन ओवर हो जाता है, प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाता है, तो उसके बाद जो रनिंग रिस्क हैं उनको कवर करने के लिए पॉलिसी दी जाती है, जो कि नॉर्मली एनुअल होती है। जैसे मशीनरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो एनुअल पॉलिसी होती है। तो ये दो बड़े ब्रॉड क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताए। अब इसमें आपको देखना यह है कि इन दोनों तरीके की पॉलिसियों में नॉर्मली सब्जेक्ट मैटर क्या इंश्योर होता है। वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो असली चीज है पॉलिसी। क्या होगा वो सब्जेक्ट मैटर? बिल्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक residential office building, hospitals, schools, theaters, production facilities, infrastructural facilities like airport, bridge, dam, tunnel, harbors, इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज पॉलिसी में आएंगे। और इनमें जो कवरेज होगा वो दो तरीके का होगा।
पहली चीज तो कवरेज इंसेप्शन डेट से स्टार्ट हो। दूसरा इसमें मेंटेनेंस पीरियड भी शामिल हो सकता है। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज पॉलिसी दी जाएगी उसमें पीरियड ऑफ कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिसी का पीरियड क्या रहेगा। और ये पॉलिसी का पीरियड होता है या तो कमेंसमेंट ऑफ वर्क और या अराइवल ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑन द प्रोजेक्ट साइट। इनमें दोनों में से जो भी पहले हो। जैसे मान लिया एक बिल्डिंग बननी है हॉस्पिटल की, आज से काम शुरू हो गया तो इस काज से कवर हो जाएगी पॉलिसी। या आज हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स की मशीनरीज आई हैं प्रोजेक्ट साइट में और काम अभी 1 महीने बाद शुरू हो तो भी आज से पॉलिसी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो मशीनरीज आ गई उनको प्रोटेक्शन करना है। तो प्रोजेक्ट साइट पर जो कंसाइनमेंट आया है अगर वो पहले आ गया है तो उस डेट से, और अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो उस डेट से पॉलिसी स्टार्ट हो गई। पॉलिसी एक्सपायर कब होगी? इसकी 3 कंडीशन है। जब कंप्लीट होकर के हैंड ओवर कर दिया गया हो, पहली चीज। दूसरी चीज पुट इनटू सर्विस यानी कि स्टॉप डेट कर दिया हो। तीसरी चीज पॉलिसी की डेट एक्सपायर हो रही हो। इन तीनों में से जो भी पहले होगी ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन पॉलिसी एक्सपायर हो गई और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, तो क्या होगा? तो पॉलिसी में रिन्यू नहीं होगी। पॉलिसी को रिमेनिंग पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन होगा ये उन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा जिसमें कि पहले साल की पॉलिसी दी गई। तो उसमें सीआर पॉलिसी में रिन्यूअल नहीं होता, एक्सटेंशन होता है। ये पॉलिसी 3 साल तक एक्सटेंड होती रहेगी, 4 साल तक एक्सटेंड होती रहेगी। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक एक्सटेंड होती है। अब सीआर और ईआर में बेसिक डिफरेंस ये है कि हालांकि दोनों ऑलवेज पॉलिसी, लेकिन इनका जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो है वैल्यू ऑफ इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन वर्क। यानी कि अगर इरेक्शन का या इंस्टॉलेशन वर्क का 50% से ज्यादा काम है तो ईएआर पॉलिसी दी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इरेक्शन ऑफ रिस्क। और अगर 50% से ज्यादा बिल्डिंग का काम है तो सीआर पॉलिसी दी जाएगी, जिसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रिस्क बोला जाता है। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर बिल्डिंग का या कंस्ट्रक्शन का काम है 50% से ज्यादा तो सीआर पॉलिसी दी जाएगी, और मशीनरी का, इरेक्शंस का, प्लांटेशन का काम है ज्यादा 50% से तो ईआर पॉलिसी दी जाएगी। और ये आपको पॉलिसी देने से पहले डिसाइड करना है, क्योंकि जो प्रपोजर है, कॉन्ट्रैक्टर है, या प्रिंसिपल है या ओनर है जो भी पॉलिसी ले रहा है वो उसकी पूरी प्रोजेक्ट डिटेल आपको देगा। तो उसमें इरेक्शन का पार्ट अगर ज्यादा है तो ईआर पॉलिसी दीजिए, और कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का पार्ट ज्यादा तो सीआर पॉलिसी दीजिए। इस पॉलिसी के कुछ यूनिक फीचर्स हैं। पहला यह कि नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कंपनी का इंजीनियर रिस्क को इंस्पेक्ट करता है, रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाता है इंजीनियर। रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद ही प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट का पता लगता है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या साइट है, कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, कौन इसके प्रिंसिपल्स हैं, कौन इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे पॉलिसी दी जा रही है, क्या पहले से पॉलिसी चल रही थी या फ्रेश पॉलिसी दी जाएगी। ये सब चीज़ें रिस्क
पर पता लग जाती है। ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को कोई चीज़ छुपाता है तो पॉलिसी कैंसिल की जा सकती है। इसलिए सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन उसको प्रपोजल में डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और वो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी की कवरेज और प्रीमियम रेटिंग दोनों मटेरियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसाइड होती है। पॉलिसी सिंगल नेम से भी हो सकती है, जॉइंट नेम से भी हो सकती है, और मोर देन 2 पर्सन के नाम से भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिसी लेने वाले नॉर्मली प्रिंसिपल होंगे या कॉन्ट्रैक्टर होंगे या सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग क्लास की जो भी पॉलिसीज हैं वो इंजीनियरिंग टैरिफ से गवर्न होती है, इनमें और कोई टैरिफ लागू नहीं होता। और इंजीनियरिंग में हर चीज़ का अलग अलग टैरिफ है। CAR का अलग है, CPM का अलग है, EAR का अलग है, ये सब इंजीनियरिंग इंश्योरेंस कहलाता है। पॉलिसी में खास बात यह है कि सम इंश्योर्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट भी एडजस्टेबल है on the basis of actual value. CR पॉलिसी जब भी आप किसी को देंगे तो इसी शर्त पर देंगे कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो इंडिया में हो, उसकी लोकेशन, और उसमें सिविल वर्क ज़्यादा हो जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। ये सिविल वर्क मोर देन 50% हो। प्रोजेक्ट अगर इंडिया के बाहर है, इंडियन टेरिटरी पे नहीं है, तो आप CR पॉलिसी नहीं दे सकते। कौन लेगा ये पॉलिसी? प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर। बस इसके टर्म्स एग्रीमेंट में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट हैं जैसे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ब्रिज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, PWD, ये भी ले सकते हैं। और इनके अलावा बिल्डर्स और डेवलपर्स ऑफ टाउनशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका काम बिल्डिंग बनाने का होता है। किस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं मैं आपको एक इमेज से बताता हूँ। अब जैसे ये हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है, ये रोड बन रहा है, ये कोई कॉमर्शियल हब बन रहा है। इन सब में आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का या बिल्डिंग का काम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई मशीनरी इरेक्शन का या इंस्टॉलेशन का वर्क ज़्यादा नहीं, इसलिए यहाँ CAR पॉलिसी दी जाएगी। पॉलिसी का कवरेज क्या है, रिस्क क्या कवर होती है? सेक्शन 1 में मटेरियल डैमेज है। मटेरियल डैमेज का मतलब होता है कि पॉलिसी में सारी रिस्क कवर है केवल एक्सक्लूजन्स को छोड़ करके, इसलिए इसको ऑल रिस्क कवर बोलते हैं। सेक्शन 2 में थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो कि प्रॉपर्टी और पर्सन दोनों की कवर होती है। लेकिन जो मटेरियल डैमेज सेक्शन है, सेक्शन 1, इसमें कुछ डिफरेंट तरीके की रिस्क की कवर है। जैसे नॉर्मली फायर के पहले तो कवर होती हैं, फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, थेफ्ट, बर्गलरी, विंडस्टॉर्म, फ्लड, कंडीशन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, रॉकस्लाइड, सब्सिडेंस, ये फायर के पहले। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फॉल्ट जैसे डिफेक्टिव मटेरियल, कारीगरी जिसको बोलते हैं वर्कमैन से, कोलैप्स, ऊपर बना बनाया पोर्शन गिर जाना, सब्जेक्ट एक्सक्लूजन्स। इसके अलावा कुछ ह्यूमन एरर भी कवर होती है। ह्यूमन एरर का मतलब यह है कि लैक ऑफ स्किल्स, आता ही नहीं होगा काम करने, नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर, लापरवाही वर्कर। और भी जैसे एयर कैश और या ब्लास्टिंग, इनकी भी रिस्क कवर होती है। मतलब जो पॉलिसी में एक्सक्लूडेड नहीं है वो रिस्क कवर है। एग्जाम्पल से समझिए, ये एक प्रैक्टिकल लॉस की इमेज है जो कि मेट्रो साइट पे हुआ था दिल्ली में। जब मेट्रो का काम चल रहा था तो इस तरीके का लॉस हुआ।
अब इस लॉस की इमेज को देख करके आप ये पहचान सकते हैं कि इस तरीके के लॉस में बिल्डिंग का लॉस, मशीनरीज का लॉस, एनिमल्स का लॉस, पर्सन्स का लॉस, हर चीज़ का लॉस पॉसिबल है। और ह्यूज लॉसेस, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो सकता है, कितनी ही मौत हो सकती है, जिनको आप बोलते हैं जान माल की क्षति। तो ये CR पॉलिसी में कवर होती है। और इस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कैसे निकाला जाएगा? पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें जो सम इंश्योर्ड लिया जाएगा वो अंडर इंश्योर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे ओवर इंश्योर्ड हो। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया जाए तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो प्रोजेक्ट बनते बनते कंप्लीट होते होते 2 गुना भी हो सकती है, 3 गुना भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि आज हमने जो कुछ भी प्रोजेक्ट किया है, बिल्डिंग मटेरियल की, बिल्डिंग मशीनरीज की, लेबर की, सबकी रेट वही तो नहीं रही हर साल, तो वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। इसलिए सम इंश्योर्ड ओवर इंश्योर्ड हो लेकिन अंडर इंश्योर्ड नहीं हो। अंडर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योर्ड को बहुत लॉस होगा क्लेम के टाइम। इसलिए जब इस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड निकालते हैं तो उसमें जितनी भी मशीनरीज इंपोर्ट की गई हैं, लैंडेड कॉस्ट जितनी है उनकी, जितनी कॉस्ट में वो आकर के प्रोजेक्ट साइट पर पड़ी हैं वो सारी कॉस्ट ली जाती है। अगर अपने कंट्री से कोई मशीनरी मंगाई गई हैं उनकी कॉस्ट कितनी आगे पड़ी है वो कॉस्ट ली जाएगी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ली जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग वर्क की कॉस्ट ली जाएगी और उस पर हाथ की एस्केलेटेड वैल्यू भी लगाई जाएगी। इनके अलावा सम इंश्योर्ड में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेज, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मटेरियल और आइटम सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि मान लिया आपने कोई आज स्टेडियम स्टार्ट किया, उसका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ में ये स्टेडियम 3 साल में बना के देगा। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, टेंडर इन्वाइट हुए, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मान लिया टाटा कंपनी को मिल गया, प्रोजेक्ट भी आज से स्टार्ट हो गया। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 3 साल में तो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आई 450 करोड़, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, इरेक्शन कॉस्ट बढ़ गई, मशीनरीज की कॉस्ट बढ़ गई। इसलिए इसको हाफ द एस्केलेटेड वैल्यू, एस्केलेशन भी लिया जाता है। 100 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो 50 करोड़ का एस्केलेशन ले लिया जाता है, जिससे कि अंडर इंश्योरेंस कवर हो जाए। इस पॉलिसी में कुछ एड ऑन कवर भी होते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सराउंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड, एस्केलेशन, रिमूवल ऑफ डेब्रिज, CPM एंड मेंटेनेंस। CPM शब्द को आप सुनकर के आप चौंकेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी इसका एड ऑन कवर है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी अपने आप एक सेपरेट पॉलिसी है। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के प्लांट एंड मशीनरी डे एंड नाइट प्रोजेक्ट साइट पर वर्क कर रहे हैं, तो CR पॉलिसी ये प्रोविजन है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के प्लांट एंड मशीनरी को भी इसमें एडिशनल PM लेकर के कवर किया जा सकता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी एक्सटेंडेड कवरेज लिया जा सकता है। ये सारे एड ऑन कवर अवेलेबल है और एड ऑन कवर लेना चाहिए। थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी एक्सटेंडेड कवर लेना चाहिए, सराउंडिंग प्रॉपर्टी से लॉस वो भी लेना चाहिए। रिमूवल ऑफ डेब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले कई पोर्शन कई कारणों से तोड़ने पड़ जाते, मेजरमेंट सही नहीं है, लेबर की लापरवाही है, डिजाइनिंग गलत कर दी, तो बने बनाए तोड़ने पड़ जाते। इसलिए एड ऑन कवर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ डेब्रिज में लाखों रुपए की बने बनाए पोर्शन को तोड़ने के बाद मलबे हटाने की कॉस्ट आ जाती है। अब इस इमेज से आप समझो, मान लीजिए कोई 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही थी किसी ऑफिस की, और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई अर्थक्वेक। अब ये जो सारा मलबा पड़ा है, इसी को हटाने में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे।
प्लस अभी तो ये भी पता नहीं है इसके नीचे से जानवरों की लाश निकलेगी, आदमी की लाश निकलेगी, मशीनरी टोटल लॉस मिलेगी। एंड दिस इज अ रियल सीन, बिल्डिंग अंडर कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोलैप्स। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ह्यूज लॉसेज होती है। पॉलिसी कुछ रिस्क कवर भी नहीं करती, जैसे कोई जानबूझ के की गई लैंड नेग्लिजेंस हो, कोई फॉल्टी डिजाइन का लॉस हुआ हो, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज हो, जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट वगैरह के, कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए कॉस्ट इनकर की गई हो, bodily injury of the employees of the workman, employees or workmen of the contractor। कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर्स को अगर कोई बॉडी इंजरी हो गई है, कोई डेथ या डिसेबिलिटी हो गई है, तो वो भी कवर नहीं होगी, क्योंकि उसकी रिस्क इसमें कवर होगी WC पॉलिसी, एम्प्लॉयज कंपनसेशन या वर्कमैन कंपनसेशन। थर्ड पार्टी लायबिलिटी को भी एडिशनल कवर के रूप में लिया जा सकता है। लीगल लायबिलिटी arising out of property damage or body injury suffered by third parties on a near the site, लेकिन मेंटेनेंस पीरियड के लिए नहीं किए जाते। अब इसमें ये एक एक्चुअल इमेज है, देखिए गाजियाबाद में एक बिल्डिंग अंडर कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोलैप्स हो गई, बनी बनाई छत, सारे रोड, सब फ्लोर के फ्लोर गिर पड़े। अब करोड़ों का लॉस है, लेकिन जितना भी रिस्क कवरेज लिया हुआ है, जितने भी एडवर्ड कवर लिए हुए हैं, जो जो रिस्क कवर्ड है वो सारी इंश्योरेंस कंपनी पे करे। अब क्लेम चाहे पार्सल हो या टोटल लॉस। पार्सल का मतलब 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनी, उसमें से ऊपर के 3 फ्लोर गिर पड़े तो पार्सल लॉस हुआ, लेकिन वो 7 फ्लोर बचे, उनको भी सेफ्टी देखनी पड़ेगी कि क्या वो चलेंगे या उनको भी तोड़ के गिरा के रिपेयर करना पड़ेगा। अगर पार्सल लॉस हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू रेस्टोर द प्रॉपर्टी इन द ओरिजिनल कंडीशन, लेस साल्वेज, लेस अंडर इंश्योरेंस, लेस कंपल्सरी एक्सेस पे करनी। और टोटल लॉस होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिफोर द लॉस, लेस साल्वेज, लेस अंडर इंश्योरेंस, लेस कंपल्सरी एक्सेस। अंडर इंश्योरेंस हो तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। रीस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड का क्लॉज यहाँ भी लागू होता है। पॉलिसी पीरियड में अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम पे करती है तो सम इंश्योर्ड उतने से रिड्यूस हो जाता है, उसको रिस्टोर करने के लिए डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम लिया जाता है, जिससे कि अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पॉलिसी में वो सम इंश्योर्ड रीसेट किया जा सके, जिससे कि जो फ्यूचर लॉसेज है उनमें अंडर इंश्योरेंस अप्लाई ना हो पाए। अब पॉलिसी को देने से पहले आप ये चीज ध्यान रखें कि जो रेटिंग लगी वो प्रोजेक्ट टाइप का लगेगी। टैरिफ में प्रोविजन किया हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट टाइप है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई फैक्ट्री बन रही है या कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसी तरीके के प्रोजेक्ट की प्रीमियम रेटिंग होगी एज पर टैरिफ। और टैरिफ रेट पर अंडरराइटर को प्रिविलेज है कि वो जो भी डिस्काउंटिंग डिटेल डिस्काउंट देना चाहे दे सकते हैं। मिड टर्म कवर प्रोजेक्ट पहले 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया और आज पॉलिसी लेने आए तो कौन कंपनी देगी भाई? 6 महीने में जो कुछ काम किया है, कल को उसका लॉस हो गया तो कौन पे करेगा? लेकिन 2 कंडीशन पे कोई कंपनी इंश्योर कर सकती है। पहले तो डिक्लेरेशन लेगी कि अभी तक इससे कुछ लॉस नहीं हुआ है, और दूसरे प्रीमियम रेट उस डेट से स्टार्ट करेगी जिस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो भी तरह कवर करनी है। आपने जो 6 महीने में बनाया है, जो कुछ खड़ा किया है, 3 महीने बाद वो गिर गया, टूट फूट गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को लेकर पे करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। प्रीमियम शैल बी चार्ज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, पहली चीज। दूसरा, वो भी उसका भी डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि देयर इज नो लॉस सो फार। प्रोजेक्ट 1 साल से कम का भी हो सकता है, पॉलिसी 1 साल से कम के लिए भी दी जा सकती है। प्रोजेक्ट लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है, 3-4 साल के लिए, पॉलिसी 1 साल के लिए दी जाएगी, लेकिन
एक्सटेंड होती है। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं एक्सटेंशन लिया जा सकता है। इंश्योरर भी चेंज करने की स्थिति आ सकती है। मान लिया पॉलिसी बजाज ने दे रखी है, कॉन्ट्रैक्टर बजाज से बजाज कंपनी की सर्विसेज से हैप्पी नहीं है, तो हमारे पास आता है, तो क्या हम उसको पॉलिसी दे दें? आधा प्रोजेक्ट हो चुका है। कोई कंपनी देना तो नहीं चाहेगी, लेकिन इस शर्त पर दे सकती है कि आपने जो प्रीमियम प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट से पे किया है वो हमको पे कीजिए, जिससे हम पिछले पीरियड की भी आप डिस्कवर कर सकते हैं। अब वो कंपनी जिससे आपने उसने कॉन्ट्रैक्टर ने बीमा कराया था वो रिफंड तो करेगी नहीं, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। इस शर्त पर तो कोई इंश्योरेंस चेंज किया सकता है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होती। हाँ, इस पॉलिसी में इंस्टॉलमेंट की सुविधा है। अगर प्रोजेक्ट का पीरियड मोर देन 1 ईयर है और प्रीमियम कैन बी टेकन इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। हायर डिस्काउंट का भी प्रोविजन है एज पर टैरिफ कि अगर कॉन्ट्रैक्टर या इंश्योर्ड मल्टीपल टाइम कंपल्सरी एक्सेस वियर करने को तैयार है तो उसको प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जा सकता है। क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स को पॉलिसी लेना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो टेंडर की कंडीशन है। इसलिए पॉलिसी तो उनको लेनी पड़ेगी, तो वो चाहेंगे फॉर्मेलिटी के लिए पॉलिसी लेकर के डिपार्टमेंट को दे दी जाए और जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके वो ले लिया जाए। तो उसमें ये कंडीशन रखी जाती है कि आप अगर 20% ऑफ द कंपल्सरी एक्सेस बियर करने को तैयार हो तो हम आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे। इस तरीके से 5% ऑफ द कंपल्सरी एक्सेस तैयार हो तो हम 10% दे देंगे। और इस पॉलिसी में कुछ क्लॉजेज भी होते हैं, तो क्लॉजेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक क्लॉज है 50-50 क्लॉज, नॉर्मली ये ब्रोकर्स मांगते भी हैं। पॉलिसी होल्डर कॉन्ट्रैक्टर हो या प्रिंसिपल हो वो मांग भी सकता है। अभी 50-50 क्लॉज क्या है? कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिए, अब प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आया, लेकिन जब ऑपरेशन में आया 3 महीने बाद तो पता लगा कि इसमें तो ऑलरेडी पॉलिसी पीरियड में ही लॉस हो चुका है और वो लॉस क्लेम ही नहीं किया। अब आज की रेट में इंश्योरेंस कंपनी में उस क्लेम को फाइल करेंगे उस लॉस का, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी पॉलिसी तो खत्म हो गई। उनको ये कहेंगे कि भाई उसी पीरियड का लॉस है, उसी वक्त हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों मानेगी उसको? कहेंगे इसी वक्त बताना चाहिए था जिससे हम उसको इंस्पेक्शन करा लेते, सब होता। तो कई बार ये पता नहीं चल पाता कि द कॉज ऑफ सच डैमेज हैपन प्रायर टू टर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। लेकिन अगर ये 50-50 क्लॉज लिया हुआ है पॉलिसी लेते समय, इसका कुछ ऐसा प्रीमियम भी नहीं लगता, तो इंश्योरर 50% क्लेम पे करने को तैयार हो जाता है, 50% इंश्योर को बियर करना होता है। अगर कोई लॉस पॉलिसी खत्म होने के बाद डिस्कवर हुआ है, उसका इंश्योर ने क्लेम फाइल किया है जो कि पॉलिसी में कवर था, अब बाद में वो क्लेम क्लॉज किया है, तो इंश्योरर उसकी 50% लायबिलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार हो सकता है, 50% इंश्योर को बियर करने। उसका भी इंस्पेक्शन होता है, सर्वे होता है, उससे पता किया जाता है कि क्या ये पॉसिबल था। जब वो जस्टिफाई हो जाता है तभी क्लेम पे किया जाता है। इसी तरीके का एक 72 आवर क्लॉज है। अब 72 आवर क्लॉज इसलिए लिया जाता है, ये भी पॉलिसी लेते समय लिया जाता है कि कई बार होता क्या है कि जैसे मान लिया कोई फायर हो गई बिल्डिंग या अर्थक्वेक आ गया या फ्लड से लॉस हो गया, तो जिस दिन आया उस दिन पता लगा कि ऊपर के 2 फ्लोर गिर गए। अगले दिन एक और गिर गया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो था, बिल्डिंग तो हिल गई, और अगले दिन 2 और गिर गए। तो
तो पहले दिन का क्लेम रजिस्टर किया, लॉस इंटीमेशन दी, पहले दिन क्लेम रजिस्टर हुआ। दूसरे दिन इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि ये लॉस और हो गया, दूसरे दिन की इंटीमेशन दी, दूसरा लॉस रजिस्टर हो गया। तीसरे दिन का इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि ये लॉस और हो गया, तीसरे दिन का क्लेम रजिस्टर हो गया। अब प्रोजेक्ट एक ही है, साइट एक ही है, ओनर एक ही है, कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, कॉज ऑफ लॉस भी एक ही है, लेकिन क्योंकि डिफरेंट इंटरवल में लॉसेज हो रहे हैं तो अलग अलग क्लेम रजिस्टर हो रहे हैं, और अलग अलग क्लेम रजिस्टर होंगे तो हर क्लेम पर कंपलसरी एक्सेस अलग कटेगा। जो पॉलिसी का डिडक्टिबल है वो हर क्लेम पे सेपरेट करेगा, उसमें इंश्योर को लॉस होगा, क्योंकि इसमें कंपलसरी एक्सेस बहुत भारी होता है। इसलिए 72 आवर्स का क्लॉज ले लिया जाता है, जिसमें यह होता है कि 72 घंटे के अंदर, यानी 3 दिन के अंदर कोई क्लेम एक ही लोकेशन पर एक ही पार्टी का अगर कोई लॉ ओवरलैप होता जा रहा है तो उसको एक ही क्लेम ट्रीट किया जाएगा। चौथे दिन हुआ है, 5वें दिन हुआ है, 6ठे दिन हुआ है, वो अलग हो जाएगा, लेकिन 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर जो भी लॉस हुआ उसको एक ही ट्रीट किया जाएगा, जिससे कि अलग अलग क्लेम रजिस्टर करके कंपलसरी एक्सेस अलग अलग अप्लाई ना हो और इंश्योर्ड का लॉस ना हो। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्लॉजेज इस पॉलिसी में होते हैं। अब फिर से आपको ये डिसाइड करना है कि CAR पॉलिसी कहाँ देनी है और EAR पॉलिसी कहाँ देनी है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलवेज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग पार्ट 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो। इरेक्शन ऑलवेज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर इरेक्शन या प्लांट और मशीनरी का काम 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो। मान लिया 300 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनना है, जिसमें से 180 करोड़ के तो केवल मशीनरी, लैब्स एंड टेस्टिंग से होंगे, तो उस केस में क्या हो, इरेक्शन ऑलवेज पॉलिसी दी जाएगी। और जहाँ कंस्ट्रक्शन ही होगा सर, जैसे कि कॉलेज की बिल्डिंग है, वहाँ कोई मशीनरीज का ज़्यादा काम नहीं है, होगा भी तो 10-20%, 25%, 30%, उस केस में कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलवेज पॉलिसी दी जाएगी। तो ये है CAR पॉलिसी। अब इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई सवाल हो तो पहले सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद आपको पेपर दे देंगे। एनी डाउट्स? सर